हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने से पहले हम क्लास 10th के कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्लास 10th में सीखे थे। क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सीखा था। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता क्या है, तो मैंने बताया था क्लास 10th के अंदर कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लेट हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये इसका एक्यूट एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे, थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते थे, और जो 90 डिग्री के सामने साइड होती थी उसे हम हाइपोटेनियस बोलते थे। तो हमने यहाँ पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो कौन कौन सी थी। एक था हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टडी करी थी और हमने इनके साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पता करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी देखा था, PB/HHB, जिसको हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से हमने देखा था क्लास 10th के अंदर कि भैया साइन का जो रेशियो होता है वो P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। जो कोस थीटा होता है वो B/H होता है। और जो टेन थीटा होता था उसको हम लोग P/B भी बोलते थे, P/B बोलते थे। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि H/P होता था। और जो सेक थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि H/B होता था। और जो कॉट थीटा होता है हमारा वो टेन का उल्टा होता है, यानी कि B/P होता था। तो ये कुल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में क्लास 10th के अंदर ही स्टडी किया था। और क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th के अंदर हमने देखा था कि भैया जो हमारा टेन थीटा होता है वो साइन थीटा/कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था कि भाई अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा टेन थीटा आ जाएगा। और हमने क्या देखा था कि जो टेन थीटा होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। ये चीज़ भी हमने 10th में देखी थी। और क्या देखा था हमने कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, या फिर इसको हम cos थीटा/sin थीटा भी लिख सकते हैं। और क्या था कि भैया जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। और जो हमारा सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसका उल्टा भी ठीक है, यानी कि कोसेक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होगा। और जो हमारा कॉस थीटा होगा वो 1/sec थीटा होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने क्लास 10th के अंदर सीख ली थी। और क्या क्या आपने सीखा था, आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी जो आइडेंटिटी थी हमारी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो ये 3 हमने आइडेंटिटी सीखी थी। उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने क्या सीखा था कि भैया साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। सिमिलरली जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है। और जो टेन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा होता है। सेम इसी तरीके से हमने देखा था कि जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा भी होता है। और इनके हमने प्रूफ की भी बात की थी, ये कैसे प्रूव होते हैं। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो हमने क्लास 10th के अंदर ही सीख ली थी। और क्या सीखा था, तो हमने क्लास 10th के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इन सब के एंगल को बनाया था। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिखाते हैं। उसके बाद हमने क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमने कुछ एंगल पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाली है। लाइक
हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली थी, हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाली थी और हमने कॉट थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और इनकी जो वैल्यू निकाली थी हमने 0 डिग्री पे निकाली थी, 45 डिग्री 30 डिग्री पे निकाली थी, उसके बाद हमने इसको 45 डिग्री पे निकाला था, देन 60 और जो अगला हमारा वो 90 डिग्री पे हमने निकाला था। तो ये किसी थीटा के लिए हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली थी। और इसको याद करने का भी ट्रिक था, बाकी सबको याद होना चाहिए कि भैया साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे 0 देता है, 30 डिग्री पे ये 1/2 देता है, 45 पे ये 1/√2 देता है, 60 डिग्री पे √3/2 देता है और 90 पे इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेशियोज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी इसको बनाने की ट्रिक भी थी जो आप देख लेना। कॉस थीटा जो था वो क्या होता था, यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 1/√3/2 होता था 30 की वैल्यू, ये होता था 1/√2, ये 1/2 यहाँ पे आ जाता था और ये 0 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती थी। यानी कि जो हमारी साइन वाली वैल्यू थी इसी को हमने क्या कर दिया, घुमा के ऐसे लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता था, साइन और कॉस बन जाता था। सिमिलरली हमने टेन थीटा निकाला था और टेन थीटा निकालने के लिए मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, राइट। तो साइन बाई कॉस यानी कि साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। तो देखो जरा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो उसका आंसर 0 ही आता है। तो 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल तो ये बचेगा √3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन या इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, है ना। यानी कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। किसी भी नंबर के नीचे 0 अगर आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, इसका ध्यान रखना। कोई भी नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं आना चाहिए, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई रियल वैल्यू होती ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने कोसेक थीटा देखा था कि कोसेक थीटा जो होता है भैया वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो। अब देखो 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसको उल्टा कर दोगे तो ये 1/0 हो जाएगा और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो अगर मैं 0 को उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं 1/2 का उल्टा कर दूँ तो ये 2 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा कर दो √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा कर दूँ तो ये 2/√3 आ जाएगा और 1 का उल्टा कर दूँ तो 1 ही रहेगा। सेम ऐसे हमने देखा था कि जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हम कॉस को उल्टा कर देंगे, तो कॉस को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करोगे 1 आएगा। √3/2 का उल्टा कर दोगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आएगा। 1/2 का करोगे 2 आएगा और 0 का करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। यानी कि जो सेक और कोसेक है इनमें जो एंगल हमारा बन रहा है देख सकते हो, पहले ये ऐसे गया फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, तो सेम ही वैल्यू है। और जो कोट था बेटा वो साइन वो 10 का उल्टा था, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइन जो था हमारा, नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0, इसका उल्टा करोगे तो 0/1 यानी कि क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो नॉट डिफाइन है हमारा वो क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यू 90 तक के एंगल की सीखी थी क्लास 10th के अंदर ही। अब इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का थोड़ा सा बेसिक, फिर हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी बात करी वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थी। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो भैया चेंज क्या है इसमें, रेशियो और फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको चैप्टर 3 यहाँ पे बताया है, चैप्टर 2 जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन क्या होता है, लेट हमारे पास y = fx कोई फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ 1 2 3 4, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, y हमें कुछ वैल्यू देगा, राइट। तो ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं इसको हम बोलते थे डोमेन, क्या बोलते थे, डोमेन। और ये जो वैल्यू हमें निकाल के देता है इसको हम बोलते हैं रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो हर यूनिक डोमेन के लिए इसका यूनिक रेंज होगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन
इसका क्या होगा, एक यूनिक रेंज होगा। इसका क्या होगा, एक यूनिक रेंज होगा। तो किसी भी यूनिक डोमेन के लिए अगर वो यूनिक रेंज दे रहा है, बिल्कुल सेम एक रेंज दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। अब हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फंक्शंस की तरह ही काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही हैं, तो अभी हमने देखा भाई कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर डिफरेंट एंगल के लिए, हर यूनिक एंगल के लिए ये हमें एक यूनिक वैल्यू दे रहा है, राइट। तो हर यूनिक डोमेन के लिए ये हमें एक यूनिक रेंज दे रहा है। तो इससे हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो क्वालिफाई कर जाती है किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इसको हम क्या करेंगे, फंक्शंस मान के पढ़ेंगे। और फंक्शंस मान के पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एफ हमारा साइन कोस टेन है इसको एफ के इक्वल लिखेंगे। तो एफ इक्वल टू साइन एक्स, एफ इक्वल टू कोस एक्स, एफ इक्वल टू सेक एक्स, एफ इक्वल टू टेन एक्स, एफ इक्वल टू कोट एक्स, एफ इक्वल टू कोसेक एक्स। तो ये जो हमने एफ करके लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो जो एंगल होते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल साइड। अब इस इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, राइट, इस इनिशियल साइड से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और यहाँ पे जाके रुक जाते हैं, तो ये जो हमारी साइड आई है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, क्योंकि यहाँ पे जाके ये रुक गई तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल साइड। और ये जो हमारी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि जो घड़ी होती है वो कैसे चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, उल्टा, ऐसे उल्टा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव एंगल। तो भैया कहना क्या चाह रहे हो, तो मैं कहना सिंपली ये कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर इनिशियल साइड है तो वहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाते हैं और यहाँ पे लेट कोई एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है पॉजिटिव 30 डिग्री होगा। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, भैया नेगेटिव एंगल भी होता है क्या, तो यस, नेगेटिव एंगल भी होता है। अगर हम इसी इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, इसी इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, तो इस समय जो टर्मिनल साइड होगी वो ये वाली होगी, टर्मिनल साइड। और ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी कि ये जो हमारा एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। यानी कि भैया कहना ये चाह रहे हो कि अगर मुझे कोई बोलता है, मुझे अगर कोई बोलता है कि प्लस का 60 डिग्री एंगल बनाओ और माइनस का 60 डिग्री एंगल बनाओ, तो मैं एक रेफरेंस लाइन लूँगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। इस रेफरेंस लाइन से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, पॉजिटिव वाला। और इसी से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ये जो एंगल मिलेगा वो -60 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। इसके बाद अगर हम देखें पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बाद हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए दो मेजरमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास डिग्री मेजरमेंट और एक होता है हमारे पास रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो एंगल को मेजरमेंट के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, और एक होता है हमारे पास रेडियन मेजरमेंट। देखो डिग्री मेजरमेंट के बारे में आप पढ़ते हुए आते हो, जैसे 45 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये जो भी हमारे पास मेजरमेंट है उनको हम डिग्री मेजरमेंट कहते हैं। जो रेडियन मेजरमेंट है वो आपके लिए नया है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये होता क्या है। तो डिग्री मेजरमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिग्री मेजरमेंट होता क्या भैया। तो देखो मान लो हमारे पास ये इसकी इनिशियल साइड है
और ये हमारी टर्मिनल साइड है। तो ऐसी अगर मैं 360 टर्मिनल साइड यहाँ पे बना दूँ, यानी कि ये जो हमारी है इसमें ऐसे मैं कितने साइड बना दूँ 360, 1 2 3 4 है ना, ऐसे करके बहुत सारे इनिशियल टर्मिनल साइड बना दूँ इस तरीके से। और इसको कितने, इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो टोटल इस सर्कल को मैं डिवाइड कर दूँ 360 पार्ट में। कितने पार्ट में, 360 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। यानी कि टोटल अगर हम 360 रिवॉल्यूशन करवाते हैं किसी भी सर्कल को, मान लो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल को 360 पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हो, तो हर एक पार्ट जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, और 1 डिग्री कहेंगे उसे। ठीक है, तो 1 डिग्री को अगर हम देखें, 1 डिग्री तो हम लिखेंगे 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वो जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा उसका 1/360th पार्ट जो उसका 1/360th पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री बोलेंगे। और उसकी डेफिनेशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। जो डिग्री होती है वो बड़ी यूनिट होती है, और अगर हमें कोई छोटा यूनिट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस डिग्री को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं सब पार्ट में। यहाँ पे अगर मैं टोटल 60 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँ, टोटल 60 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है, और इसके अंदर भी टोटल 60 पार्ट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1 डिग्री जो होता है, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। और इसको दिखाते कहते हैं, तो डिग्री को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर 0 लगाते हैं, है ना, और 60 मिनट को दिखाने के लिए जो नोटेशन है हमारे पास वो यहाँ पे डैश लगाते हैं। अच्छा, अगर 60 मिनट जो है, अब मिनट से भी छोटा अगर हमें कोई मेजरमेंट चाहिए तो मिनट को भी हम क्या करते हैं, ये जो छोटा सा आपको मिनट दिख रहा होगा इसको भी हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मिनट के अंदर भी, 1 मिनट के अंदर भी कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मिनट को हम लोग डैश से दिखाते हैं और सेकंड को हम लोग डबल डैश से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास डिग्री मेजरमेंट होता है, जो आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे डेफिनेशन वगैरह इसकी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं रेडियन मेजरमेंट के बारे में। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो रेडियन मेजरमेंट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो कोई भी एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, इस सर्कल के ऊपर अगर 5 सेंटीमीटर अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो, यानी कि जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही अगर आपने डिस्टेंस कवर करी, तो आप जहाँ पे आप फाइनल पोजीशन जो है आपकी, वहाँ से अगर सेंटर पे एंगल बनाओगे तो ये जो एंगल आपका बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। वो क्या कहलाएगा बेटा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो रेडियन सिंपली होता क्या है कि किसी भी सर्कल के ऊपर, चाहे वो सर्कल कैसा भी हो, तो मान लेते हैं सर्कल जो है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, तो इस 10 सेंटीमीटर वाले सर्कल के ऊपर अगर आप 10 सेंटीमीटर चलते हो तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, और ये यहाँ से यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा सेंटर पे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। 1 रेडियन बोलेंगे। तो सर्कल कितना बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी सर्कल के अंदर जितनी उसकी रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस अगर आप उसके पाथ पे कवर करते हो, तो यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम जो एग्जांपल लेते हैं वो यूनिट सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। यूनिट सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट सर्कल है, जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। और इस यूनिट सर्कल पे अगर मैं 1 यूनिट आगे की तरफ जाता हूँ, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 1 यूनिट है, तो उस समय यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन एंगल बनेगा। वो क्या बनेगा, 1 रेडियन एंगल बनेगा। वैसे इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रेडियन होता क्या है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भैया इसको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, तो 1 रेडियन को हम लोग
1 और इस पे छोटा सा c दिखाते हैं, जैसे उस पर डिग्री में 0 दिखाते थे, यहाँ पे c दिखाते हैं, या फिर इसको हम 1 ऐसे छोटा सा r भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन या फिर 1 की पावर c छोटा सा दिखाते हैं ऊपर की तरफ, तो हम रेडियन को इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो निकल के आती है, ध्यान से देखना। 1 रेडियन तो हम समझ गए कि भाई 1 रेडियन क्या होता है, तो इसका क्या मतलब है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 रेडियन है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता चला जाऊँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो ये सेमी सर्कल के अंदर टोटल कितने रेडियन होंगे, टोटल कितने रेडियन होंगे, यह हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर उसकी लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, तो इसका जो एंगल आ रहा है वो 1 रेडियन आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है, 1 रेडियन आ रहा है, और इसका रेडियस कितना है, 1। हम जानते हैं जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है, वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल की बात करूं जिसकी रेडियस कितने की है, 1 यूनिट की है, जिसकी रेडियस कितने की है, 1 यूनिट की है, तो अगर ये 1 यूनिट का सर्कल है और ये 1 यूनिट चलता है, तो उसका एंगल कितना आता है, 1 रेडियन। यानी कि अगर ये पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस कितने का है, 1 यूनिट का, तो यह जगह 2 पाई r की जगह 1, यानी कि 2 पाई। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये सर्कल कंप्लीट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। और अगर हम हाफ सर्कल की बात करें, हाफ सर्कल की बात करें, तो हाफ सर्कल के लिए जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, पाई रेडियन बनेगा। और अभी हमने पीछे डिग्री वाले में देखा था कि अगर ये पूरा घूम रहा है तो ये 360 डिग्री का बनता है, और अगर ये हाफ है तो ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक रिलेशन निकालने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। तो देखो, अगर ये हाफ सर्कल है तो उसको हम बोलते हैं पाई रेडियन, और डिग्री के अंदर देखें तो अगर ये हाफ सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो पाई रेडियन होता है हमारा, जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो हमें चेंज करना है, चेंज डिग्री टू रेडियन, हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें 45 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। अभी तक हम डिग्री तो पढ़ते आ रहे थे, अब हमें रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसी को अगर अपोजिट कर दे तो वो भी ठीक है, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई रेडियन होता है। अब ये सी नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालूँ तो यह आ जाएगा पाई अपॉन में 180, और हमें कितने डिग्री का एंगल निकालना है, 45। तो ये 1 का हमने निकाल लिया, 45 का निकालने के लिए इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह पाई अपॉन में 180 इंटू में 45, इसको सॉल्व करोगे 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 6 बार में 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो इसका जो हमारा एंगल निकल के आ गया वो कितने डिग्री का निकल के आ गया, π/4 का निकल के आ जाएगा। यानी कि 45 डिग्री को हम क्या लिखने वाले हैं, π/4 लिखने वाले हैं, आगे से, है ना। अच्छा, अगर मान लो मुझे 60 डिग्री का निकालना हो तो हम जानते हैं कि भाई 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, और हमें कितने डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है। तो यह जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 60, इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो इसका आंसर कितना आ गया, π/3, यानी कि 60 डिग्री की जगह हमारा क्या आ जाएगा, π/3। तो इस तरीके से हम किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि मुझे बताओ 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाला भी मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं। चेंज रेडियन मेजरमेंट टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। जैसे मान लो हमें दिया हुआ π/4, ये जो π/4 होता है ना उसे हम रेडियन बोलते हैं।
पाई के फॉर्म में अगर हो तो रेडियन बोलते हैं। कभी कभी पाई के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो उस केस में हम पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हमें क्या करना है, इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो हम जानते हैं भाई कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे डिग्री था तो हमने 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिया है और यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे रेडियन की बात हो रही है तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन निकालूंगा तो यह आ जाएगा 180 और ये पाई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। हमें कितने रेडियन को चेंज करना है, π/4 को। तो 1 इतना है तो π/4 कितना होगा, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/4 से। इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 180/4 और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, यानी कि π/4 रेडियन हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री हो गया। के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ π/2 को डिग्री में क्या बोलते हैं, π/2 को डिग्री में क्या बोलते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करो जाके। फिर एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक और फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं। मान लो हमारे पास ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो r है और इसकी ये जो लेंथ है जहाँ पे हम चल के जाते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम दिखा रहे हैं l से। तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, l है। तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क l है और रेडियस इसकी r है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, थीटा रेडियन। वो हमने लेट कर लिया। तो लेट l इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, l जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, जो थीटा है वो एंगल है। और इसका ध्यान रखना है कि ये रेडियन के अंदर है, डिग्री के अंदर मत करना। अगर क्वेश्चन में डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या है, उसे रेडियन में चेंज करना। और जो r है हमारी वो रेडियस है इस सर्कल की। देन जो हमारा एंगल होगा, जो हमारा थीटा होगा, वो हो जाएगा l/r, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में क्या, रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन में r, कितनी लेंथ ऑफ आर्क है, अपॉन में क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा देता हूँ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, इस 11/16 को डिग्री मेजर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हम जानते हैं सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई। हमें कितने रेडियन को चेंज करना है, तो हमें 11/16 रेडियन को चेंज करना है, किसमें, डिग्री में। तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, 11/16, यह आ जाएगा 180 अपॉन में पाई, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11/16 से। अब मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए थे पीछे, उसके अंदर ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे भी कहीं पाई होता था और पाई से पाई कैंसिल हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में पाई कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 लेके चलेंगे। तो ये आ जाएगा 180 अपॉन में पाई की जगह 22/7 इंटू में आ जाएगा 11/16। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 180 अपॉन में 22, और ये जो 7 है ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 7 इंटू में 11/16। इसको सॉल्व करोगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से इसको सॉल्व करोगे 90 आएगा। तो ये बचेगा 90 इंटू में 7/16। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 8, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 315, और नीचे क्या बचेगा 8। तो ये जो हमारा सॉल्व करके आया है ये डिग्री में आया है। और जैसे डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको इसे क्या करना है, इसको मिनट में भी चेंज करना है और इसको सेकेंड में भी चेंज करना है। कैसे करते हैं देखो। तो ये जो हमारा 315 अपॉन में 8 आया है, तो 315 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 3 जा 24, ये बचेगा 7 और 5, 8 9 जा 72, ये बचेगा 3। तो ये 315 अपॉन में 8 को हम लिखने वाले हैं 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन में 8, 3 अपॉन में 8, और ये वाला जो एंगल है ना वो अभी डिग्री में ही है। अब डिग्री अभी भी फ्रैक्शन में है, तो अब इस डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, अब डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में जो होता है वो 60 मिनट होता है, राइट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम इसको लिखेंगे 3/8 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये मिनट में चेंज हो गया। इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, यह जगह 3 6 जा 180 अपॉन में 8। अब ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 180 को बेटा 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, ये बचेगा 2 और 0, 8 2 जा 16, ये बचेगा 4।
राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व करने पे ये कितना आया 22, ये जो आंसर आया है ये हमारा मिनट में होगा 22 मिनट, प्लस जो बचा हुआ है हमारे पास 4/8, इसको भी हम क्या करेंगे मिनट में लिख देंगे। अब अभी भी ये मिनट फ्रैक्शन में आ गया, तो अब हमारा काम क्या है कि इस मिनट को सेकेंड में चेंज करें, इस मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो कैसे, यह आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस यह आ जाएगा 4/8 मिनट, ये चीज़ है। तो हम जानते हैं भाई कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है, तो इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस यह आ जाएगा 4/8 इंटू में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये सेकेंड में चेंज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 240/8 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे 39 डिग्री 22 मिनट प्लस ये आ जाएगा 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 30 सेकेंड, और इसको अगर हम साथ में लिख दें तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये हमारा इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जिसके अंदर हमने क्या किया 11/16 को डिग्री मेजर में चेंज किया। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि डिग्री मेजर अगर फ्रैक्शन के अंदर आता है तो उसको हम क्या करेंगे मिनट के अंदर भी चेंज करेंगे और सेकंड के अंदर भी चेंज करेंगे। बाकी अगले वीडियो के अंदर हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।